जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लिया है। ये अभी हमारा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है। अब इस वाले केस में हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या हमने कंसेप्ट देख लिया है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि दो वेरिएबल के अंदर दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल एंड दो इक्वेशंस, बराबर ना। तो ये सिस्टम देख लिया था, टू वेरिएबल टू इक्वेशंस। और इसमें दो टाइप में हमने इक्वेशंस देख लिया था, जिसमें था एक होमोजेनियस इक्वेशन और एक था नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस इक्वेशंस, ऐसा ना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो टर्म्स होते हैं इक्वेशन के अंदर, उनकी जो डिग्री होना चाहिए अगर सेम मिल जाती है थ्रू आउट, जो इक्वेशन है उसके अंदर डिग्री अगर सेम होती है, किसकी, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की डिग्री बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टेंट्स की नहीं। वेरिएबल जो भी है उसके अंदर उसकी जो डिग्री होती है वो अगर सेम मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस। ये होमोजेनियस जो वर्ड है आगे हमको बहुत बार बार आने वाला है। तो होमोजेनियस का मतलब होता है कि हर एक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए, बस इतना याद रख लो। तो इसमें ये एक्स का पावर वन है, बी वाई का पावर वन है। क्या ये तो कांस्टेंट है, तो इधर से कुछ लेना देना है नहीं। तो इस टर्म का डिग्री वन है, इस टर्म का पावर वन है, तो इसका मतलब ये हो गया होमोजेनियस, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ए एक्स का पावर वन, तो इसका पावर वन है, बी वाई का पावर वन है। और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कितना होता है, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं, मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तीन इक्वेशन में इनका जो हर एक टर्म का जो पावर है वो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका था क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। और क्रैमर्स रूल जो है डिटर्मिनेंट में आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं फटाफट इसको सिर्फ रिवाइज कर लेता हूँ। और एक मैट्रिक्स में भी मेथड है वैसे, एडजॉइंट मेथड, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रैमर्स रूल के अंदर हमको निकालना होता है डेल्टा, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना होता है, डेल्टा एक्स एक डिटर्मिनेंट निकालना होता है, और लास्ट में निकालना होता है डेल्टा वाई, मतलब जितने वेरिएबल्स है उसके करस्पॉन्डिंग उसका डेल्टा निकालना होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता तो डेल्टा जेड भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्रीज क्या क्या आएगी वो देख लो। अब ये तो हो गया क्या हमारा, ये तो हो गया हमने ये तीन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो डिफाइन कर लिया। जो डेल्टा होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, ये होता है कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। और इसमें क्या आते हैं, सिर्फ एक्स एंड वाई के, और मतलब कोएफिशिएंट जो होते एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट ही आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे, जो पहला रो होगा उसमें आएंगे पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट, दूसरा रो दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, और जो पहला कॉलम होगा वो होगा पहले वेरिएबल के कोएफिशिएंट, और दूसरे कॉलम में दूसरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा पहला इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट अगर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर वाई का कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ, तो ये तो इसमें लिख दिया हमने एक्स का कोएफिशिएंट, इसमें वाई का कोएफिशिएंट लिख दिया, और ये पहला इक्वेशन, ये इसे ओरिजिनली पहला इक्वेशन लिखा। अब दूसरा दूसरा रो क्या है, दूसरा रो है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, बराबर। यहाँ पे अगर एक्स का कोएफिशिएंट लिखा है तो उसके नीचे भी एक्स का ही कोएफिशिएंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले क्यू वाई लिख दूँ बाद में पी एक्स लिख दूँ और ये के नीचे क्यू लिख दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब ये पहले इस पूरे कॉलम में एक ही वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स आना चाहिए, और इस पूरे रो में एक ही इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये कैसा है, ये तो हो गया एक्स के कोएफिशिएंट्स, बराबर, ये वर्टिकली। और ये कैस किसके, वाई के कोएफिशिएंट्स है। और ये हो गया ऐसा हॉरिजॉन्टली इक्वेशन वन, और ये हो गया इक्वेशन टू। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट लिखा जाता है, यहाँ पे डेल्टा एक्स जो लिखा ना, तो एक्स जब लिखा गया तो एक्स कॉलम जो ना इसको उड़ा देना है अपने को। डेल्टा एक्स निकालना है तो बस एक्स कॉलम को उड़ा दो, एक्स कॉलम को उड़ा दिया, बाकी जो है वैसे के वैसे लिख दिया बी और क्यू। अब एक्स तो उड़ा दिया हमने, एक्स के बदले क्या आएगा फिर, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे आएंगे, सी और यहाँ पे आएगा सी, और ये आर आएगा। तो ये होगा डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई आपको आइडिया आया होगा क्या करना है, अब वाई को उड़ा देना है, इस डेल्टा में से वाई को उड़ा दो, तो जो है वो लिख दो वैसे वैसे, ये लिख दिया और यहाँ पे पी लिख दिया, ठीक है। वाई को उड़ाने के बाद, वाई को उड़ाने के बाद क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट कौन से सी और ये आर आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। अब इसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है इसके वैल्यूज़। कैसे निकालते हैं आपको शायद आइडिया होगा, तो इसका p इंटू क्यू माइनस पी, ए इंटू क्यू माइनस पी इंटू बी, ये होता है इसका ये वैल्यू। कैसे, ए इंटू क्यू माइनस होता है पी इंटू बी, ये ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, सी इंटू क्यू माइनस होता है आर इंटू बी, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ए इंटू आर माइनस हो जाएगा पी इंटू सी, बस ऐसे। अब क्या करना है, अब करना है आपको डेल्टा की वैल्यू चेक, डेल्टा की वैल्यू चेक करना है। डेल्टा की वैल्यू क्यों चेक करना है, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं। वैसे हम लोग तो एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं,
मतलब जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स कैसे निकलेगा, ये निकलेगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये होता है एक्स। और वाई कैसे निकलेगा, वाई निकलेगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा, ऐसे। तो ये इधर से एक्स निकल जाएगा ऐसे, और इधर से निकल जाएगा वाई। अगर जेड एक दूसरा वेरिएबल होता तो उसका वो कैसे निकालते हैं हम लोग, जेड इक्वल्स टू डेल्टा जेड डिवाइड बाय डेल्टा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, वो तो हम लोग 3 इक्वेशन में देख लेंगे अभी। ओके, जब इस दोनों को देख के ये पता चल रहा है कि अभी एक्स जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा के ऊपर डिपेंड है, वाई जो डेल्टा वाई और डेल्टा के ऊपर डिपेंड है, तो हमको चेक करना पड़ेगा डेल्टा कितना है पहले। तो डेल्टा की वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो डेल्टा की वैल्यू कितना हो सकती है, बस दो ही की तो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये जीरो हो सकता है या फिर नॉन जीरो हो सकता है, इसके बाहर तो कुछ होगा नहीं है। ठीक है ना, एक तो जीरो या फिर नॉन जीरो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये कि वैल्यू नॉन जीरो है क्या, ये जीरो है या फिर नॉन जीरो है। तो ये अगर जीरो होती है तो एक केस बनेगा, और ये नॉन जीरो होती है तो दूसरी केस बनेगा ऐसे। अब ये जब जीरो हो गया तो जीरो होने के अगर ये नॉन जीरो होता है तो अभी हमने एक्स की वैल्यू कितना बोला, हमने एक्स की वैल्यू बोला था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा, एंड वाई की वैल्यू कितना बोला था हमने, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा। अगर ये वैल्यू अगर नॉन जीरो है, नीचे वाली अगर वैल्यू नॉन जीरो है, तो ऊपर कुछ भी वैल्यू है तो इस वाले केस में जो सिस्टम होगा हमेशा ही सॉल्यूशन देगा। और वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आएगा। ओके, कैसे आएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे अगर कुछ भी अगर नॉन जीरो नंबर है तो ऊपर कुछ भी आ रहा है, तो जीरो भले जीरो भी अगर आ गया तो भी जीरो, नॉन जीरो डिवाइड बाई जीरो, ये हमेशा कितना आ जाएगा, और हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा। अब जब अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर है तो यहाँ पे डिवीजन में तो जीरो आ गया। अब डिवीजन में जीरो आ गया तो ये तो वैल्यू डिफाइन होता ही नहीं है। डिवीजन में जब जीरो आता है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि डिवीजन में जीरो अगर आ गया तो मुझे देखना पड़ेगा इसके ऊपर ऊपर क्या लिखा है। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है, एंड बोल रहा हूँ, इसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू भी जीरो है, मतलब डेल्टा एक्स के साथ साथ डेल्टा वाई की भी वैल्यू अगर जीरो होती है, डेल्टा एक्स के साथ साथ डेल्टा वाई की भी वैल्यू अगर जीरो होती है, तो इस वाले केस में क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आना चाहिए। इस वाले केस में कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होती है, नॉन जीरो होती है, और डेल्टा वाई की वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है, इसका मतलब यहाँ पे और अगर लिख दिया है, इसके बीच में मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ वैसे, ये इस वाले केस में कितना आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये नो सॉल्यूशन कब आ रहा है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू या फिर डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो नॉन जीरो होना चाहिए तब। जब ये और आ जाता है तो इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है तो चलेगा, लेकिन डेल्टा वाई की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर जाता है ना, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, चलेगा, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, चलेगा, या फिर दोनों भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो भी चलेगा। मतलब एटलीस्ट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब दोनों में से एक भी अगर नॉन जीरो होता है, दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो होता है तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा। समझ में आ रही है आपको बात। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स जीरो होना ज़रूरी है, एंड डेल्टा वाई दोनों के दोनों जीरो होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मुझे, बराबर है क्या। और दोनों के दोनों अगर जीरो हो गए और डेल्टा भी अगर जीरो होता है तो जाके इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। और आपको मालूम है कि इस वाले सिस्टम में और इस वाले केस में, ये दोनों केस में कैसा है सिस्टम जो होगा, वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा अपने को। और ये जो सिस्टम बनेगा ये होगा इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट के लिए होना चाहिए डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर डेल्टा वाई की वैल्यू तो भी नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब इनकंसिस्टेंट के लिए अगर जाना है मुझे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा डेल्टा की वैल्यू जीरो है क्या। अगर डेल्टा की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो जाके इस वाले केस में आएगा ही नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए तीनों की तीनों वैल्यू जो होंगे वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस मेथड के बारे में हम लोग मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करेंगे। ये जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब जाके ये कंडीशंस क्यों आ रही है, मतलब एक्स ऐसे ही डिफाइन क्यों हो रहा है, और ऐसा करने से हो क्या रहा है, इसके पीछे का लॉजिक जो है ना हम लोग डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी जो है ना, अभी हम लोग थोड़ा ईजी कर लेते हैं, और वैसे भी हम लोग एग्जाम में भी इसी मेथड से जाएंगे। हमने कौन सी मेथड कर रहे थे, रैंक मेथड से जा रहे थे, बराबर ना। तो रैंक क्या होता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में क्या था कि ये था
आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको ऐसे। उसके अंदर क्या होता है कि इसके कोएफिशिएंट्स भी होते हैं और आर्ग्यूमेंट मतलब कांस्टेंट्स भी होते हैं। तो ये जो पहला जो पार्ट लिखा जाता है, ये सेपरेट जो लाइन किया ना हमने, वर्टिकल लाइन डाला, उससे पहले जो लिखा जाता है वहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे लिखा जाता है कोएफिशिएंट्स और इधर लिखा जाता है कांस्टेंट। तो इक्वेशन कैसे थे हमारे, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे पहले इक्वेशंस पहले रो में आएंगे, पहले इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स और इस लाइन के आगे आएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब नीचे दूसरे इक्वेशन का कोएफिशिएंट्स आएंगे और इस लाइन के आगे जाएगा हमारा क्या, कांस्टेंट। अब ये तो आपको पता चला क्या करना है। अब इसके बाद क्या करना होता है कि मुझे इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इक्वलेंट फॉर्म शायद आपको मालूम चल गया होगा। तो इक्वलेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इसके पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, क्योंकि इधर भी तो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, पी भी तो डायगोनल एलिमेंट्स है, लेकिन ये लीडिंग नहीं है। मतलब ये क्या है कि ये फर्स्ट एंड ये लास्ट नहीं है। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब कितना होता है कि इसका मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और क्या कि मैट्रिक्स का ये मतलब ये 2 by 2 का मतलब ये आर नहीं है, इसका डायगोनल ले लो, मतलब पहले एलिमेंट से जो डायगोनल जा रहा है वो ले लो। मतलब ये एंड क्यू ये कैसा होगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वाला ये और क्यू डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है ना उसको जीरो करना होता है मुझे। तो ये जब जीरो हो जाएगा मतलब इसमें कितना है कि एक ही एलिमेंट है, तो ये पी को जब जीरो करूंगा तो क्या होगा कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग इक्वलेंट फॉर्म। ऐसे वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वलेंट फॉर्म बोलते हैं। अब जब इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना तो इसका रैंक निकालना है समझो। तो रैंक ऑफ ए, रैंक को हम लोग ऐसे रो से डिनोट करते हैं। रैंक क्या होता है, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब ये नॉन जीरो रोज का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। जीरोज रोज का मतलब ये होता है कि अब मैं इस रो को स्कैन कर रहा हूँ, ये पहले वाले रो को स्कैन अगर कर दूँ तो इसमें सारे के सारे अगर एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, मतलब ए भी बी भी और सी भी अगर जीरो हो जाता है, तीनों के तीनों अगर जीरो हो जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग जीरो रो बोलेंगे। और अगर ए बी सी में से एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट बन जाता है, ए बी सी में से अगर एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है तो ये हो जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब ये जीरो है, बी जीरो है और सी अगर नॉन जीरो है तो ये पूरा रो क्या हो गया, नॉन जीरो रो हो गया। ठीक है, तो ऐसे कितने नॉन जीरो रोज है वो बस वही देखना है अपने को। तो वो होता है उसका रैंक। ओके, अब इसका फायदा क्या है हमारे इक्वेशन निकाल मतलब इसके सॉल्यूशंस निकालने में, वो देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना होता है कि ये जो इतना जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हम लोग ए। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, कोएफिशिएंट प्लस क्या है, कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट्स है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ए बी। इसको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं वैसे, मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में इसको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लेकिन अपने को इसके नाम से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, अपने को बस इसके सॉल्यूशन से मतलब है। तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स दोनों मिला के, ठीक है ना। तो अब अपने को देखना क्या होता है कि रैंक ऑफ ये निकालना होता है मुझे। रैंक ऑफ ए का मतलब कितना, बस ये जो इतना पार्ट है ना उसका रैंक निकालना है, मतलब इसमें से कितने रोज जीरोज है, कितने जीरो नॉन जीरो रोज है, बस इतना ही देखना है। ठीक है, इस सी और आर को देखना नहीं, मतलब एक कांस्टेंट को देखना नहीं। ये कब देखना है, जब ये जीरो होने के बाद। अच्छा, एक और चीज़ क्या कर रहे हो पता है क्या, मतलब ये गलत नहीं है लेकिन फिर भी अगर मुझे क्या करना है कि R2 में अगर चेंज करना है, R2 में अगर चेंज करना है तो R2 में से कुछ किसी को तो घटाना पड़ेगा, बराबर ना, किसी को घटाना पड़ेगा, किसी को ऐड करना पड़ेगा। इसमें तो R1 एक ही ऑप्शन है, बराबर है क्या। जब ये ऑपरेशन करेंगे ना तो किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, किस में चेंज कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम लोग ना शायद इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चल के हम लोग ये आदत नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे चल के जो मैं बोल रहा हूँ ये रूल आप जो कर रहे हो वो रूल आगे यूज़ नहीं होगा। तो फिर वो फिर दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा लगाना है। तो अब यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये रूल ही बना लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ ना, R2 में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे R2 में किसी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, मतलब जिसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग उसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। एक रैंक वाली मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना हम लोग आगे चल के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब जाके आपको ये आदत ही बन जाएगी। फिर कुछ जो रूल्स होते हैं ना, डिटरमिनेंट के रूल्स हम लोग लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमको जिसमें चेंज करना है उसमें हम लोग कभी किसी से मल्टीप्लाई करें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बदल जाती है। और जबकि हमने इधर से अगर प्रैक्टिस कर लिया तो उसमें शायद उसमें उतना ध्यान नहीं रहेगा कि हम लोग वो ऑपरेशन कर जाएंगे।
बराबर। तो ये ध्यान में अच्छे से रख दो कि यहाँ पे किसी जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, उस रो में या फिर उस कॉलम में कभी भी मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो भी करना है इस R1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और इसमें से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सब P को हटा देना है, तो कैसे हटाऊंगा मैं? तो एक तो आप क्या कर सकते हो कि इस मतलब आप जो करोगे तो आप कैसे करने वाले थे, R2 में चेंज करना है आपको। तो क्या करोगे, ये R2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, P से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और R1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, R2 को नहीं, R2 को ए से मल्टीप्लाई करोगे, और R1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, P से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके दोनों सेम होगा, क्योंकि इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको P से मल्टीप्लाई कर, तो ये P बनेगा, ये भी AP बनेगा, दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। लेकिन ये वाला काम कभी नहीं करो, ये जो R2 को जिसमें चेंज कर रहे हो उसको कभी भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से नहीं करो, उसके बदले डायरेक्ट इसको ये से डिवाइड करो ना। कैसे? अब यहाँ पे पहले ये लेके आओ, 1 लेके आओ, तो 1 लेके आने के लिए ये जो नंबर है उससे पहले डिवाइड कर लो, फिर ये जो नंबर है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना था, ये था, तो ये से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे 1 आ गया था, इसको P करना है तो P से मल्टीप्लाई कर लिया, तो P बाई ये से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी आप ऑपरेशन आएगा इसका भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे तो फिर थोड़ा बहुत आगे चल के भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। अब रैंक ऑफ ए निकाला हमने और रैंक ऑफ ए बी भी निकाला, क्या ये दोनों सेम है क्या, देख लिया। रैंक ऑफ ए निकाला, रैंक ऑफ ए बी है निकाला, दोनों सेम है क्या, और दोनों सेम होने के साथ साथ क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है क्या। अगर ऐसा हो जाता है रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाता है, तो इस वाले केस में कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब यहाँ पे मुझे तीन तीन डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। बस एक डिटर्मिनेंट लिख दिया, एक मैट्रिक्स लिख दिया और एक नंबर को जीरो कर दिया, काम खत्म, यूनिक सॉल्यूशन वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी केस में क्या है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये अगर दोनों होते हैं, लेकिन लेकिन क्या नहीं होता है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होगा। वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ रहा है, इस वाले केस में एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स थे, मतलब ये इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 2 2 यूनिक सोल्यूशन हो गया ऐसे। ओके ना, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब इस वाले केस में कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। बराबर क्या, दो वेरिएबल वाले केस में अगर समझो ये रैंक 1 है, ये रैंक 1 है, और ये अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि 1 1 है लेकिन वेरिएबल्स के बराबर नहीं है, उसका मतलब सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। रैंक ऑफ ये कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उतने रो ही नहीं रहेंगे ना, इक्वेशन जितने उतने तो रहेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले केस में रैंक ऑफ ए की और रैंक ऑफ ए बी अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो इस वाले केस में क्या आएगा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब रैंक ऑफ ये जो है, अगर समझ में आ रहा है ये दोनों एलिमेंट जीरो है, पी भी जीरो हो गया और क्यू भी जीरो हो गया, तो रैंक ऑफ ए तो 1 हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू यहाँ पे अगर नॉन जीरो आ जाती है, तो रैंक ऑफ ए भी कितना आ जाएगा, वो तो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक नॉन जीरो रो, ये दोनों जीरो हो गए, लेकिन यहाँ पे तो नॉन जीरो आ गया ना, तो ये एलिमेंट तो इस ए बी में तो काउंट होगा ना। तो इसका मतलब उस वाले केस में कितना आएगा कि इसके तो रैंक 2 आएगी, इसकी रैंक 1 आएगी, तो इसका मतलब ये मिसमैच हो गया, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इन दो केसेस में सिस्टम कैसी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, बराबर। और इस वाले केस में क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो बस ऐसे ही चलेगा ये आपको मालूम चल गया क्या। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, होमोजेनियस वाले केस में क्या होगा, होमोजेनियस वाले केस में देखो यहाँ पे कांस्टेंट्स कितने हैं, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट बनेगा यहाँ पे कौन सा, सी, इस वाले केस में तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो डेल्टा एक्स कितना होगा, देख लो ना, डेल्टा एक्स कितना होगा, यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो होगा, आर की वैल्यू जीरो है तो जीरो होगा, तो डेल्टा एक्स कितना होगा, तो जीरो ही होगा ना इस वाले केस में। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये वैल्यू जीरो हो गई ना, और ये वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब कितना आएगा, ये आर जीरो, पी सी भी जीरो होगा, मतलब डेल्टा वाई भी जीरो होगा। इसका मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो जीरो है ही वैसे। तो क्या आपको ये समझ में आ रही है बात कि ये वाली केस जो है कभी पॉसिबल बनेगा नहीं इस वाली केस में, ये वाली केस जो होगा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी सॉल्यूशन जो है कभी भी इनकंसिस्टेंट बनेगा ही नहीं इस वाले केस में। इसका मतलब एक तो भी सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, इसका एक तो भी सॉल्यूशन, एक तो कम से कम एक तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। मतलब कौन सा, इस वाले, एक तो ये केस बन सकती है या फिर ये केस बन सकती है, ये केस कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट जीरो है, मतलब ये हमेशा ही दोनों जीरो ही है। तो इसका मतलब एक तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है,
ओके। तो यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है, नॉन जीरो होती है, तो मतलब ये जो कोएफिशिएंट वाला है अगर वो नॉन जीरो है तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन। और अगर ये डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएगा। ओके। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कैसा होगा, यहाँ पे भी नो सोल्यूशन कैसे आने वाला है, क्योंकि अगर ये एलिमेंट जीरो है और ये एलिमेंट अगर जीरो है, ये दोनों तो एलिमेंट जीरो ही है वैसे। अब ये ऐसा कुछ भी ऑपरेशन करो इसमें तो ये तो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि R2 भी इस नंबर के लिए ये भी तो जीरो है और ये भी जीरो है, तो इसको कितने मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितना भी ऐड कर लो तो हमेशा जीरो होने वाला है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी जो है ना, ऑलवेज ए के बराबर रहने वाला है रैंक ऑफ ए बी जो, क्योंकि ये तो एलिमेंट नॉन जीरो रो में तो काउंट होंगे नहीं। अगर ये एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो ये ए में भी काउंट होगा और ए बी में भी काउंट होगा। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ ये जीरो हो गया, चलो ये जीरो हो गया एलिमेंट, क्या करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद। अब इसमें ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट से मतलब एक तो रैंक इसका एक बढ़ गया, और यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट मतलब रैंक ऑफ ये कितना हो गया, टू हो गया। रैंक ऑफ ये भी कितना होगा, तो ये भी में तो ये भी तो एलिमेंट्स गिनेंगे ना ये पूरे, और इसमें भी ये पूरे एलिमेंट्स गिनेंगे, जबकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, तो रैंक ऑफ ये भी कितना हो गया, टू हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रैंक मिसमैच होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इधर से मिसमैच तो कब हो जाता, जब यहाँ ये एलिमेंट जीरो हो जाता और अगर ये नॉन जीरो होता, तो ये तो जीरो ही है हमेशा। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी हमेशा इक्वल आएंगे, इसका मतलब सिस्टम जो होगा हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर ये केस बन जाती है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, मतलब इधर से अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट बन जाता है तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, टू होगा, रैंक ऑफ ए बी भी टू होगा, तो उस वाले केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर ये एलिमेंट जीरो हो जाता है, ये एलिमेंट जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों के दोनों वन है, और इस वाले केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है ना। अब फटाफट क्या कर लेते हैं कि इसका एक और केस देखा था हमने, मतलब दो वेरिएबल्स और तीन इक्वेशंस, तो ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई और इक्वल्स टू सी, और इसको वन वन बोल दो ना, तो थोड़ा सा मतलब वेरिएबल्स की कमी पड़ेगी अपने को। तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू जाएगा सी टू, और तीसरा इक्वेशन कौन सा, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई और इक्वल्स टू जाएगा सी थ्री। अब ये तीन इक्वेशंस है। अब क्या बोला कि तीन इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ये चेक करना है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर ये तीन लाइन जो है कॉन्कूरेंट है या नहीं, ये बताना है। कॉन्कूरेंट का मतलब क्या होता है मैं बोल देता हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्स एंड वाई का पेयर एग्जिस्ट होना चाहिए जो कि इसको भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे। ठीक है ना, ऐसा एक्स वाई का पेयर जो कि तीनों को भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे, तब जाके मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कॉन्कूरेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब ये तो क्या है कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, ये तो एक सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन है, समझ में आती है बात। ये हो गया पहला लाइन, ये अगर इसको एल वन बोल दो ना, तो ये पहली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया एल वन। अब दूसरी जो है एल टू, जो है एल टू क्या हो सकती है, एक तो इसको पैरेलल हो सकती है या फिर इसके ऊपर आ सकती है। अगर पैरेलल होगा तो सोल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, तो बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, पैरेलल अगर इधर से जा रहे तो कभी ये दोनों ही अगर इंटरसेक्ट नहीं करे तो ये इसका ही सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो, तो इसका होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए सिस्टम, ये L2 जो है एक तो इसके ऊपर से पास करना चाहिए, इसके ऊपर से पास करना चाहिए, या फिर दूसरी केस कौन सी थी, ये था L1, और L2 कैसा होना चाहिए, ऐसा कोई इसको इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तीसरी एक कौन सी केस पॉसिबल थी, तीसरी एक कौन सी केस की बात कर रहा था मैं, कि ये एक स्ट्रेट लाइन L1 हो गया और दूसरी L2 कैसी होगी, इस टाइप की, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों ही अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो ये तीसरी लाइन इसको ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, या फिर इसके ऊपर निकालो, इसके ऊपर निकालो, या फिर ऐसे निकालो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों से मिला के कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का तो ये आया, इन दोनों का एक आया, ये अलग आया, तो इसका मतलब ये अलग ही बनेगा, मतलब ना ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वाले केस में तो कंसिस्टेंसी बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी बनने का चांस किस में है, इन दोनों केसेस में। अगर तीसरी लाइन में ऐसा निकाल दो, है ना, ये L1 और L2 तो इसके ऊपर है ना, ये हो गया L3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट है वो L3 के ऊपर भी है, L1 के ऊपर भी है, L2 के ऊपर भी है, तो ये जो सिस्टम हो गया ये हो गया कंसिस्टेंट, ये होता है कंसिस्टेंट। ठीक है ना। और यहाँ पे अब L3 के लिए क्या क्या ऑप्शन है, अब L3 एक तो क्या होता है कि ऐसे पास करे या फिर इसके ऊपर से पास करे, ये दो ऑप्शन पॉसिबल है। अब जब ये लाइन अगर L3 होगा तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये हो गया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, और ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये है,
तो इस वाले केस में भी क्या होगा कि कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। लेकिन जब हमारी लाइन अगर ये बन जाती है, मतलब L3 अगर ये लाइन बन जाती है, यहाँ से अगर पास करती है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तब जाके क्या होगा कि ये जो तीनों का भी सोल्यूशन एक ही आएगा, बराबर क्या, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। इसका मतलब ये तीनों को भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करेगा और ये जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। अभी कॉन्कूरेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्कूरेंट लाइंस का मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से अगर पास करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्कूरेंट लाइंस। बस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो तीन लाइंस है अगर एक ही पॉइंट से अगर पास करते हैं तभी तो इसका सोल्यूशन मिलेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब ये लाइन जो होंगे एक पॉइंट से पास करेंगे तो। और ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्कूरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है। तो सिस्टम क्या बोल सकती है? जो इक्वेशन दे दिया, तीन इक्वेशन दे दिया आपको, और क्या बोल सकते हैं वो लोग? बोल सकते हैं कि ये एक तो एक कंसिस्टेंट है इसलिए सॉल्यूशन निकालो, या फिर कॉन्कूरेंट लाइन्स है इसलिए सॉल्यूशंस निकालो। दोनों भी मतलब क्या है? दोनों का ही मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? तो देखो, तो हम अगर डायरेक्ट अगर हमारी देसी मेथड से जाते हैं ना तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे पहले। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया, जो भी सॉल्यूशन आया ना इसमें रख के देख लिया, इसमें रख के देख लिया। और अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, इसका जो सॉल्यूशन इसको अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, या फिर सिस्टम जो है कॉन्कूरेंट है। क्योंकि हमने क्या किया कि इसको और इसको सॉल्व कर लिया, तो जो इसका सॉल्यूशन आया ये हमने रख दिया ये तीसरी लाइन के ऊपर। अगर ये तीसरी लाइन के ऊपर भी होता है इसका मतलब ये सिस्टम है। अगर ये लाइन होती तो ये जो पॉइंट इसमें थोड़ी आता, इसके ऊपर थोड़ी आता, तो इसका मतलब क्या होता था कि नॉन कॉन्कूरेंट लाइन्स होती है, फिर इनकन्सिस्टेंसी सिस्टम बन जाती। ठीक है। जो अभी हमने किया ना, इन दोनों को सॉल्व कर लिया और जो भी सॉल्यूशन आया इसके अंदर रख दिया। तो ये ऐसा करने से क्या बन जाता है, एक मतलब एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न क्या होता है देख लो, वो पैटर्न बन जाता है ऐसे, ये ऐसे एक दो वर्टिकल लाइन बना लिया हमने, और यहाँ पे आ जाएगा पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स A1 B1 और ये C1, दूसरा रो जो होगा दूसरे इक्वेशंस के कोएफिशिएंट C2, और तीसरा जो होगा B3 C3। यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाना नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने कोएफिशिएंट निकाला। अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब मुझे एक तो चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करना है, तो इसको दोनों को सॉल्व कर लो, इसका सोल्यूशन इसमें रख के देख लो, इसको अगर सेटिस्फाइड करता है तो कौन से सिस्टम कैसी कॉन्कूरेंट या फिर कंसिस्टेंट, अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट या फिर नॉन कॉन्कूरेंट लाइन्स। बराबर, एक तो ये करो। ओके, तो क्या करना है आपको? आपको लेना है इसके कोएफिशिएंट्स, मतलब ये जो x1 A1 B1 C1 कांस्टेंट को भी लेना है इसमें पहले रो में, और दूसरे रो में दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, और तीसरे रो में तीसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स से कांस्टेंट को भी इसमें लेना है। ये आया कहाँ से? ये वहीं से आया, मतलब इन दोनों को जब सॉल्व किया ना हमने, जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, जब इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद जो कंडीशन आएगी और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो कंडीशन आएगी वो दोनों सेम ही रहेगी। ठीक है। ये हम लोग डिटर्मिनेंट जब करेंगे तब करेंगे। ठीक है ना, इसके ऊपर हमको ज़्यादा भी सोचना भी नहीं है। अगर ये बोलता है कि सिस्टम कैसी है, कॉन्कूरेंट है या फिर ये कंसिस्टेंट है, तो अपने को करना क्या है, तीन इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, और बोलेगा सिस्टम कैसी है, कांस्टेंट कंसिस्टेंट है या फिर कॉन्कूरेंट है। और अगर ये मुझे प्रूफ करना है या फिर इसमें कुछ अगर ये B3 के बदले कुछ लैम्बडा होता है या कुछ वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू अगर निकाल देना है, तो सीधा सीधा इस डिटर्मिनेंट को जीरो कर दो। इस डिटर्मिनेंट को जीरो करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ये डिटर्मिनेंट को अगर जीरो कर दिया तो इसका मतलब वो जो सिस्टम होगी वो कैसी होना चाहिए, कॉन्कूरेंट होना चाहिए। ये सिस्टम जो होगी कॉन्कूरेंट होगी या फिर कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, दोनों भी सेम, मतलब सेम ही है। ठीक है ना। और अगर ये नॉन जीरो हो जाती है तो इसका मतलब नॉन कॉन्कूरेंट बोलो, नॉन कॉन्कूरेंट होगी, या फिर क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ये था दूसरा टाइप। ठीक है ना। अब एक और चीज़ हमने देखा था तीन वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो ये तो मेन है, वैसे तीन वेरिएबल वाला जो सिस्टम है वही मेन है। तो इसको भी हम देख लिया है, वैसे एक बार मैं बोल देता हूँ फिर से। जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है कैसे रहेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इक्वल्स टू डी। तो इसको सबको वन वन बोल दो, तो क्या है कि ज़्यादा वेरिएबल्स अपने पास ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरा इक्वेशन कैसा होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z और इक्वल्स हो जाएगा d2। और तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y
प्लस C3Z और ये होगा T3, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस हो गए। ओके, तो ये सिस्टम कैसी है? ये है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों नॉन होमोजेनियस है? क्योंकि इसमें इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन ये कांस्टेंट आ गया ना, तो इसका डिग्री तो 0 होता है। तो सारे की डिग्री सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोल रहे हैं। और 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स है, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन सिस्टम A1x है, B1y और होगा C1z और इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो। अब ये सिस्टम कैसी है? ये है होमोजेनियस, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट नहीं है मतलब वो 0 हो गया, 0 है मतलब उसका डिग्री तो हम गिनेंगे नहीं। और जितने भी टर्म्स है उनकी जो डिग्री है सबकी कितनी है? 1 1 है। तो ये कैसे हो गया? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हो गए। तो ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। और ये हो गए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। और इसमें कैसे है कि 3 वेरिएबल्स है और 3 इक्वेशंस है। यही हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, बराबर ना। तो मतलब हमारे सिलेबस में कितना है? एक तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, या फिर 2 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, या फिर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, उसमें भी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, उसमें भी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे? क्रैमर्स रूल तो आपको मालूम ही है, क्या करना पड़ेगा? डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, मतलब पहले रो में पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स। तो इसमें 3 है तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, क्योंकि x1 का y का और z का कोएफिशिएंट ऐसे आ गए। और दूसरी रो में दूसरे कोएफिशिएंट, दूसरे रो के कोएफिशिएंट, तो एक 2b2 और c2, और तीसरे रो में तीसरे इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स, बराबर। ये हो गया डेल्टा। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने बोला, जो भी एक्स का जो रो होगा उसको रिप्लेस करेगा कौन? कांस्टेंट्स की वैल्यूज। तो ये तो हो गया किसका? एक्स का रो, एक्स का कॉलम। ये किसका हो गया? ये वाई वेरिएबल्स के कॉलम्स। और ये किसके हैं? ये जेड वेरिएबल्स के कॉलम, ठीक है ना। तो एक्स का जो भी रो है, कॉलम है, उसको रिप्लेस करना है अपने को D1 D2 D3 से। तो ये होगा D1 यहाँ पे, ये होगा D2 और ये होगा D3। और यहाँ पे कितना है? ये तो होगा B1 और ये B2 और ये B3। इसके बाद ये होगा C1, ये होगा C2 और ये C3 ऐसे। तो D1 D2 D3, B1 B2 B3, BC1 C2 C3। क्या किया हमने? जो x वाला जो टर्म है वो निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे एट्रीब्यूट x ही लिखा है ना, इसलिए। और डेल्टा वाई कितना होना चाहिए? डेल्टा वाई में y के जो टर्म्स है वो निकल जाएंगे, मतलब y का जो रो है, कॉलम है, वो निकल जाएगा और उसके बदले कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब इस वाले रो में कुछ चेंज होगा नहीं, तो कॉलम में, सॉरी मैं बार बार रो बोल रहा हूँ। तो A1 A2 A3, और इस वाले में भी कॉलम में कुछ चेंज नहीं होगा, C1 C2 और C3। और बस ये बीच वाला था, ये y का कॉलम था, उसके बदले कितना आ जाएगा? कांस्टेंट्स, मतलब D1 और D2 और ये D3 से। और एक और रह गया कौन सा? एक और डेल्टा जेड एक रह गया, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स है तो एक और डिटर्मिनेंट आ जाएगा डेल्टा जेड के लिए। तो डेल्टा जेड भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा जेड के इसके अंदर क्या आएगा फिर? यहाँ पे भी एक्स एंड वाई में कुछ चेंज नहीं होगा। तो A1 का A1, A2 का A2 और A3 का A3। फिर B1 B2 B3, ये तो हो गए किसके? एक्स के और वाई के कोएफिशिएंट। अब जेड के जो कोएफिशिएंट्स हो चेंज हो जाएंगे और उसके बदले कितना आ जाएगा? D1 D2 और D3 आएगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो जो भी एट्रीब्यूट्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, उस वेरिएबल्स को रिप्लेस करके कांस्टेंट को हटाना है, लगा देना है, बस ऐसे। तो अब यहाँ से एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेम जैसे हमने उसमें निकाला था 2 वेरिएबल में। कैसे निकलेगा? एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैसे? एक्स इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा। और वाई कैसे आ जाएगा? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय होगा डेल्टा। और डेल्टा जेड कैसे होगा? डेल्टा जेड होगा डेल्टा जेड डिवाइडेड, अच्छा डेल्टा जेड नहीं, सिर्फ जेड, ठीक है ना। मतलब जेड इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा जेड इक्वल्स टू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो ये हो गए एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू। अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे भी तो नीचे तो डेल्टा ही आया हुआ है ना, बस मतलब वही रूल होगा फिर यहाँ पे भी। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? वही रूल अप्लीकेबल होगा, क्योंकि नीचे अभी भी कितना है? जेड ही है। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू जो है 0 है या नॉन जीरो है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो डेल्टा की वैल्यू सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, क्या ये 0 है या फिर नॉन जीरो है।
अगर ये डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके नीचे कोई नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब इस वाले केस में क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब अगर डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो होती है, अब डेल्टा की वैल्यू जीरो होने से थोड़ी सी कयामत आ जाएगी ऐसा मान के चलो ना, तो इसमें क्या होगा कि मुझे आगे की टर्म्स भी देखना पड़ेगा, ऐसा है कि यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी चीज़। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, डेल्टा एक्स की वैल्यू देखना पड़ेगा क्या ये जीरो है क्या। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड लिख रहा हूँ, मतलब ये अभी जो नीचे लिख रहा हूँ वो कंपलसरी है, मतलब डेल्टा वाई भी जीरो है क्या देखना पड़ेगा। अभी भी एंड लिख रहा हूँ, मतलब क्या है कि डेल्टा जेड भी जो कंडीशन है वो भी कंपलसरी है, मतलब ये भी जीरो है क्या देखना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो है क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा जेड की वैल्यू जीरो है क्या देखना पड़ेगा। अगर ये तीनों के तीनों जीरो होते हैं तो तीनों के तीनों जीरो होते हैं तो हमने एंड लगा दिया, मतलब तीनों भी जीरो होना मस्ट है। तो इस वाले केस में कितना आ जाएगा फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस वाले केस में कौन से सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तीनों की तीनों जीरो होते हैं तो। और अगर देखा जाए तो इस वाले की चेन में कैसा है, डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी जीरो, मतलब चारों भी जो डिटरमिनेंट्स है वो जीरो अगर हो जाते हैं तभी जा क्या होगा, ये सिस्टम जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इधर मतलब अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अगर जीरो नहीं है, मतलब डेल्टा एक्स अगर जीरो नहीं है और मैं और लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आगे वाली अभी कंडीशन जो है ना वो अभी कंपलसरी नहीं है। ये डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, या फिर डेल्टा जेड जो होगा वो जीरो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या कि तीनों में से अगर एक भी अगर नॉन जीरो हुआ ना, तीनों में से अगर एक भी अगर नॉन जीरो हुआ ना, तो इसका मतलब क्या आएगा कि इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तीनों में से कम एक तो भी नॉन जीरो होना चाहिए, तीनों के तीनों नॉन जीरो होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बराबर ना, एटलीस्ट वन, बराबर एटलीस्ट वन लिख दो यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री मस्ट बी नॉन जीरो, बराबर ना, कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए कि नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। और आपको पता चल गया होगा भी, इन दोनों केसेस में, मतलब इस वाले केस में और इस वाले केस में सिस्टम जो होगी कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन अपने को मिल रहा है। और ये जो है, ये जो सिस्टम है इस ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अपने को। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना, अभी इसमें तो बहुत सारे केसेस बनेंगे वैसे, लेकिन मैं एक सिंपल सा ये बोल देता हूँ। तो ये जो है ना, ये होता है एक प्लेन का इक्वेशन, मतलब तीन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो प्लेन का इक्वेशन होता है। मतलब मान लेता हूँ कि ये एक प्लेन है, ये वाला हमारा। ठीक है, ये प्लेन प्लेन तो मालूम है ना, ठीक है ना, प्लेन होता है। ठीक है, तो ये प्लेन हो गया, ये कौन सा, ये पहला वाला प्लेन। अब दूसरा वाला जो प्लेन है ना वो मान लेता हूँ कैसा है, इस टाइप का, मतलब इसको इंक्लाइन है ऐसे। थोड़ा सा डायग्राम मेरा सही बनेगा नहीं बनेगा देख लो। मतलब जो प्लेन है इस यहाँ पे कट कर रहा है इतना। ठीक है, तो ये दो प्लेन जो है इस लाइन पे कट कर गए। ठीक है, आपको अगर इमेजिन करना है या फिर देखना है तो आप जिस रूम में बैठे हो ना, जो हॉरिजेंटल मतलब आपके जो सामने वाली दीवार है और जो नीचे फ्लोर है, वो दोनों दीवार कहाँ पे, एक कॉर्नर पे, पूरे कॉर्नर पे एक लाइन बना रही होगी, बराबर है क्या। तो इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक पूरी एक लाइन बन रही होगी, तो वो जो पूरी लाइन है ना, ये वर्टिकल प्लेन और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो इसका इंटरसेक्शन लाइन है वो। ठीक है, अब तीसरा जो प्लेन है, अब तीसरा प्लेन कैसा आएगा, मतलब ये दोनों प्लेन हो गए ना, ये प्लेन और ये प्लेन हो गया। अब तीसरा प्लेन कैसा हो सकता है, अब तीसरा प्लेन अगर समझो इधर से ही पास कर गया ऐसे, ये पास कर गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो पास नहीं करा, मतलब इसका तो कोई सोल्यूशन बनेगा नहीं, बराबर क्या। अब ये प्लेन कैसा हो गया कि इसको ऐसे वर्टिकली कट कर गया, ऐसे वर्टिकली कट कर गया, इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो प्लेन होगा सिर्फ एक ही पॉइंट से कट करके निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर वर्टिकली लूंगा मैं प्लेन, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे कट करके निकल जाएगा, तो इसका मतलब उस वाले केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक और कौन सी केस, अब जब अगर समझो मान लेता हूँ कि तीसरा जो प्लेन है अगर ऐसा ले लेता हूँ मैं, कि समझो मान लेते कि ऐसा, इसको शायद ये 3D बनेगा नहीं बनेगा, चलो ये प्लेन ले लिया हमने ऐसा, ओके ऐसा। चलो, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहा है, कि इस लाइन पे कट कर रहे हैं, तीनों के तीनों इस लाइन पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले केस में इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे कितना आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे।
ठीक है। और यही जो ब्लू वाला प्लेन है, अगर समझो ऐसे वर्टिकल होता तो इस सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करता है ये। ठीक है, इमेजिन कर रहे हो ना। तो उस वाले केस में क्या होगा कि नो सॉल्यूशंस आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर यही प्लेन अगर समझो क्या होता है कि इस ब्लैक प्लेन को अगर पैरेलल होता है, जैसे कि अभी अपोजिट दीवार देख लो, आपके आपके सामने वाली दीवार और फिर पीछे वाली दीवार, ये कैसे पैरेलल प्लेन है, और नीचे वाली जो आपकी दीवार है वो दोनों को तो इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लाइन पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों मिला के कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी ऐसे इस वाले केस में। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो नो सॉल्यूशंस कब आएगा? अगर तीनों में से अगर एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है, तब जाके क्या होना चाहिए? नो सॉल्यूशन, तीनों के तीनों जीरो और डेल्टा भी जीरो। इसका मतलब क्या आएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और डेल्टा के लिए अगर नॉन जीरो है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को देखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब ओके, अब देखो, अब ये इसमें क्या आएगा? होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम में क्या आएगा? अब देखो, इसमें तो कांस्टेंट तो है नहीं कुछ, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा में तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, लेकिन डेल्टा एक्स में असर पड़ेगा। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि D1 D2 D3 तो वो जीरो ही है ना उसके अंदर। अब डेल्टा एक्स के लिए कितना आ जाएगी? अब डिटर्मिनेंट में, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या फिर एक कॉलम पूरा का पूरा अगर जीरो होता है, तो उस डिटर्मिनेंट के लिए जीरो हो जाती है, सीधी सीधी सी बात है। तो ये डेल्टा एक्स जीरो हो गया फिर इस वाले केस में। अब डेल्टा वाई में ये D1 भी जीरो है, D2 जीरो है और D3 जीरो है। इसका मतलब डेल्टा वाई भी कितना हो जाएगा? वो भी तो जीरो होगा, क्योंकि एक पूरा कॉलम इसमें जीरो हो रहा है। और डेल्टा जेड में भी सिमिलरली वही सीन है, क्योंकि एक पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट्स है ही नहीं। तो इसका मतलब डेल्टा जेड भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अभी इसमें तो हमने कर लिया है, इसके इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? डेल्टा में तो कुछ चेंज नहीं होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में चेंजेस हो जाएंगे। और कैसे होंगे कि पूरा एक एक रो, सब में एक एक रो क्या होगा, एक एक कॉलम जो होगा हमेशा जीरो बन जाएगा। मतलब इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हमेशा ही जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम कभी बनेगा ही नहीं, इधर वाली केस कभी बनेगी नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? ये अगर केस बनेगा नहीं, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस कभी पॉसिबल ही नहीं है। नो सॉल्यूशन वाला केस कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन तो तभी आ जाता ना कि डेल्टा की वैल्यू जीरो होना चाहिए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू नॉन जीरो, डेल्टा वाई की वैल्यू नॉन जीरो, या फिर डेल्टा जेड की वैल्यू नॉन जीरो। मतलब तीनों में से कम एक तो भी नॉन जीरो आना ज़रूरी ही है। लेकिन इस वाले केस में जो तीनों के तीनों कैसे है, जीरो अगर बन जाएंगे तो ये केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो अब ये केस पॉसिबल बनेगा या फिर ये केस पॉसिबल बनेगा। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होती है, मतलब ये वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है, ये जीरो जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर, जीरो डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर, जीरो डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर, मतलब एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। तो ये तो एक यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर डेल्टा भी जीरो होता है तो ऊपर तो जीरो लिखा ही है, तो जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो। तो ऐसे मतलब क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। मतलब इस वाले केस में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा ही कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसमें एक सॉल्यूशन जो है आपको पता ही चलेगा। एक सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो, ये सॉल्यूशन इसका हमेशा रहेगा। एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल जीरो। मतलब ये सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की जीरो, ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा ना। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इसको बिना बताए इसका सॉल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट है ही वैसे। और इसलिए क्या है कि ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक तो है ही वैसे, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, ये इसका सॉल्यूशन ऑलवेज ही रहेगा। ये ऑलवेज सॉल्यूशन है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब इसको मुझे बताने के लिए किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? त्रिकालबाधित। त्रिकालबाधित का मतलब ये हमेशा रहने वाला, बराबर है क्या? ये हमेशा ही रहेगा वैसे। ये जीरो कोमा जीरो जो होता है, ये इसका सॉल्यूशन हमेशा ही रहेगा। ठीक है ना? ओके, अब इसके अलावा भी, मतलब इस ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। अभी अभी हमने डायग्राम देखा था ना, मतलब ये जीरो कमा जीरो कब होगा? जब ये जो वर्टिकल लाइन जो दूसरी होती है ना, अगर ऐसे, मतलब इसको वर्ट, ये जो ब्लू वाला प्लेन है, अगर इसको ऐसे वर्टिकली कट करता, तो एक ही पॉइंट में कट करता, मतलब ओरिजिन पे, और वो जीरो कमा जीरो था पॉइंट। लेकिन जब ये प्लेन अगर ऐसे गया, ऐसे गया, और ये हमारा जीरो कमा जीरो जो है यहाँ पे गई है, मतलब तीनों प्लेन अब जीरो कमा जीरो से पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? इसका इक्वेशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
ठीक है। अब इस वाले केस में तो ये पूरी जो लाइन है वो इसका सॉल्यूशंस हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट हो गए, जीरो के साथ साथ दूसरे भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट होंगे। और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, मतलब इसमें एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, कब, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन शॉर्ट कितना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ना, मतलब ये सिस्टम कब एग्जिस्ट होगा, डेल्टा एक्स तो जीरो है ही, डेल्टा वाई भी जीरो है ही, डेल्टा जेड भी जीरो है ही, मतलब इसको तो ये तो तीन तो जीरो है ही वैसे बाय डिफॉल्ट, देखो ना यहाँ पे तीन जीरो तो है ही। बस ये जीरो अगर होगा ना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जीरो और ये तीनों भी जीरो, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गए ना, मतलब नॉन ट्रिवियल मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो गए, बराबर क्या, तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए डेल्टा की वैल्यू जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है, और उस वाले केस में डेल्टा जेड भी जीरो है, और उस वाले केस में क्या होगा कि इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो उस सॉल्यूशंस को जीरो को तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ऐसा दिया जाएगा कि कोई इक्वेशन सिस्टम है और बोलेगा कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसका जो डिटरमिनेंट है कोएफिशिएंट्स का उसको जीरो कर देना, बस काम इतना ही करना है आपको, मतलब इस डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, काम खत्म। सही है, ओके। अब इसमें भी हमने क्या किया था, ये रैंक वाली मेथड भी देखा था इसमें। तो रैंक में क्या करना था, इसमें अब 3 बाय 3 का तीन इक्वेशंस है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा कि अभी यहाँ पे आएगा 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आएगा, कौन सा, ये, और ये भी कैसा होगा, इसमें एक्स्ट्रा ये क्या रहेगा, और कोई कांस्टेंट वाला रहेगा। देखो यहाँ पे A1, यहाँ पे B1 और यहाँ पे C1, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट के कोएफिशिएंट्स, और ये होगा A2, ये होगा B2 और ये होगा C2 और ये होगा D2, और यहाँ पे A3, ये होगा B3 और ये होगा C3 और ये D3 हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, कौन सा, ये होगा A मैट्रिक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा हो गया, ये हो गया AB मैट्रिक्स। सही है, तो अपने को देखना पड़ेगा रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ AB कितना है, बराबर। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कब देखेंगे, जब हम लोग इसका इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तब। इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, मतलब ये होता है जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल, ये होता है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, बराबर। तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट्स है, ये एक तो A2 है, एक तो A3 है, बाद में ये B3 है, मतलब ये तीन एलिमेंट्स है, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है किसका, एलिमेंट्स का, मतलब A2 A3 A3 और B3 का, ये तीनों को जीरो करना मस्ट है। ये तीनों को जीरो कर लिया ना, मतलब यहाँ पे जीरो एलिमेंट आ गया, और यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वलन फॉर्म। ठीक है, तो इसको बोल देंगे इक्वलन फॉर्म, शायद यहाँ पे CH भी आएगा, इक्वलन, पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है इसकी, ठीक है ना, इक्वलन फॉर्म। ठीक है, ओके। तो अब ये तीन एलिमेंट जीरो आना ज़रूरी है, उसके बीच में अगर ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, तो उससे कोई संबंध नहीं अपने को। अपनी जो नेसेसरी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट बस इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट जीरो होना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अगर ये करते समय अगर बाकी दूसरे भी एलिमेंट जीरो होते तो उससे अपने कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये होगा, इसको बोलते हैं इक्वलन फॉर्म। और ये इक्वलन फॉर्म के मतलब क्या होता है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब ऐसा होने के बाद हम लोग देखेंगे अब इसका रैंक, रैंक ऑफ ए, रैंक तो हमने पहले ही बोल दिया, रैंक ऑफ ए क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन ए, ये होता है रैंक ऑफ ए। और रैंक ऑफ ए भी क्या होगा कि ए बी के अंदर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं वो देख लो, वो हो जाएगा इसका रैंक। तो रैंक ऑफ ए बी कितना होता है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होता है, और इस वाले केस में वेरिएबल्स कितने हैं, वो है तीन, मतलब ये भी तीन होगा, ये भी तीन होगा, और ये भी तीन अगर होगा, तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए बी, ये दोनों कैसे इक्वल है,
लेकिन किसके बराबर नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं है। मतलब ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों तो जीरो हो गए और C3 भी जीरो हो गया समझो, और D3 भी जीरो हो गया, तो ये पूरे एलिमेंट जीरो हो गए नीचे वाले। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, टू, क्योंकि ये तो तीनों के तीनों जीरो है, मतलब ये एक नॉन जीरो रो और एक नॉन जीरो रो, तो दो ही बन गया रैंक ऑफ ए। और रैंक ऑफ ए भी कितना होगा, ये तीनों के तीनों ये इस नीचे जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो सारे जीरो हो गए ना, तो रैंक ऑफ ए भी कितना आएगा, वो भी तो टू आएगा, तो टू और टू, और ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब रैंक दोनों का सेम अगर हो जाता है तब जाके सिस्टम कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है, भले वो वेरिएबल के बराबर आ जाए या फिर ना आ जाए। अगर बराबर आ जाती तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और बराबर नहीं आता तो क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, अगर C3 की वैल्यू जीरो है और B3 C3 तो ये थ्री तो ऑलरेडी जीरो है, और D3 अगर नॉन जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा और ये अगर नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए कितना होगा, एक नॉन जीरो रो, एक नॉन जीरो रो और ये जीरो रो, मतलब रैंक ऑफ ए तो टू हो गया। और रैंक ऑफ ए भी कितना होगा, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये तीन एलिमेंट जीरो है लेकिन यहाँ पे D3 नॉन जीरो है, मतलब रैंक ऑफ ए भी कितना होगा, वो तो तीन होगा। तो रैंक ऑफ ए टू हो गया, रैंक ऑफ ए भी कितना हो गया, तीन हो गया, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये दोनों मिसमैच हो गए, और इस वाले केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई थी, ये तो हो गई थी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम की। और अगर ये नो सॉल्यूशन का मतलब कितना था कि सिस्टम जो होगी इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होती है। ओके, अब अब अगर होमोजेनियस की बात करते हैं रैंक मेथड से, होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं रैंक मेथड से, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो D1 D2 D3 जो होगा ना वो हमेशा ही जीरो हो जाएगा। ये जो D1 D2 D3 है, ये जो लिखा है हमने, ये एलिमेंट तीनों के दिन कैसे होंगे, ये जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब इक्वलन फॉर्म हम लोग बनाएंगे तो इन तीनों को तो जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर लिया, इसको जीरो कर लिया, इसको जीरो कर लिया। अब जब रैंक की बात करेंगे ना, तो रैंक की जब बात करेंगे तो रैंक जो ए का होगा वही ए बी का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो ये तो तीनों जीरो ही है ना, तो अगर ये तीनों जीरो है तो इसमें तो कुछ बदलाव आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको हम क्या करने वाले हैं, रो से मल्टीप्लाई करके रो में ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही करेंगे ना। तो इसका मतलब जीरो को किसी भी मल्टीप्लाई करो, जीरो में ऐड करो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये तो नंबर कभी भी जीरो तो है, हमेशा ही जीरो रहेंगे। बस अब ये का जो रैंक होगा वही ये बी का रैंक होगा, ए का जो रैंक होगा वही ए बी का रैंक होगा। तो इसका मतलब एक तो ये केस बन सकती है या फिर ये केस बन सकती है, ये तो कभी केस बन ही नहीं सकती नीचे वाली। इसलिए क्या होगा कि इसमें नो सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा एक तो क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और या फिर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और ये तो इधर से भी दिख रहा था आपको, ठीक है, इधर से भी, क्योंकि ये केसेस में भी कभी पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू कभी जीरो नहीं थी ही नहीं। ठीक है, तो इतना ही सिलेबस है हमारा किसका, लीनियर इक्वेशन सिस्टम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, और एडवांस के में तो क्या है कि पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में कैसे रहेगा कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन आएगी, और मतलब कोई सिस्टम इक्वेशन सिस्टम दिया जाएगा और नो सॉल्यूशन के लिए कुछ के लैम्बडा इक्वल निकालो, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो लैम्बडा निकालो, और यूनिक सॉल्यूशन है तो लैम्बडा निकालो, ऐसा मतलब तीन तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है रैंक वाली मेथड, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर पैसेज में अगर आ जाएगा, कॉम्पोनेंट पैसेज में अगर आ जाता है इसमें एडवांस में, तो तब तो कितना होगा कि 12 मार्क्स के लिए बन जाएगा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आएंगे ना उसमें। ठीक है,